हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ मेरे अपने चैनल पे RKC EDU हब पे। हेलो एंड वेलकम। सो गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग संजीव मौर्य, कप्तान मौर्य, ट्विंकल, अभिनव, अनुपम। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग पिंटू, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग। चलिए भाई, जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए। पुष्पांजलि, नीतू, यश, राहुल, भरत, मिशन। चलिए भाई, जल्दी से सब लोग आ जाइए, फटाफट से लाइक करिए, अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचा दीजिए। संदीप गिल, सब, शबनम कुमारी, सारिका, सूरज, अर्चना, राम कृपाल, मोहम्मद अकीब, कवि, निकिता, अवधेश, संजीव, सुमन, शत्रुघ्न, तपस्या, नवनीत, प्रेरणा। चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए भाई, जल्दी से आ जाइए सब लोग, जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपनी एनर्जी मेरे तक पहुंचा दीजिए ताकि हम आज का ये अमेजिंग सा सेशन शुरू कर सके। तो गुड इवनिंग अमन, अमित, ललित, अवधेश, इच्छा, प्रिया गुप्ता, शत्रुधन, फहीम खान, जूली कुमारी। चलो भाई, बहुतों के नाम ले लिए मैंने, अब क्लास शुरू करते हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आप सबको अपनी बुक के बारे कि अगर अभी तक परचेज नहीं किया है तो RK चौधरी पब्लिकेशन, जो पब्लिकेशन मेरे पापा के नाम पे है, आप पब्लिकेशन से मेरी बायोलॉजी बुक को परचेज कर सकते हैं। ये बुक बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल कहने का मतलब है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक ही बुक में आपको मिलेंगी। ओके, और क्लास नोट्स हैं जो सारे एग्जाम्स, इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हैं। यूपीएससी, जितने भी स्टेट PCS है, SSC के जितने भी एग्जाम होते हैं, CGL, CHSL, NTPC, रेलवेज के जितने भी एग्जाम्स हैं, NDA, CDS, बिहार SI, यूपी SI, जितने भी स्टेट एग्जाम्स, जितने स्टेट पुलिस एग्जाम्स होते हैं, सबको टारगेट करती है ये बुक। ओके, तो अभी तक जिन्होंने बुक ऑर्डर नहीं की, जल्दी से बुक ऑर्डर कर लीजिए। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक सेकेंड, तो आज हम लोग बुक से एक और चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली कल के ही चैप्टर का कंटिन्यूएशन पढ़ने वाले हैं। तो कल हम लोगों ने इस बुक से कौन सा चैप्टर पढ़ा था? नहीं सूरज, ये सिर्फ मेरे पब्लिकेशन पे अवेलेबल है, RK चौधरी पब्लिकेशन। आप यहाँ से ऑर्डर कर दीजिए या इस नंबर पर एक व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको गाइड कर दिया जाएगा और बुक आपके घर तक पहुंच। ओके, चलिए, सो पेज नंबर खोलना है आपको 103, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोगों ने पढ़ लिया था। जिन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई है, मैं उनसे उम्मीद करूंगी बुक जो है वो बुक बुक परचेज कर लें और कल की क्लास भी दोबारा से लगा लें। ओके, कल की क्लास से दोबारा कल की क्लास लगा लें जिन्होंने कल की क्लास नहीं लगाई थी। फिलहाल आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी महिला प्रजनन तंत्र। और हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, इसी का कंटिन्यूएशन। ओके, तो वील स्टार्ट विद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, यस। अभी तक बुक नहीं मिली अमन आपको? अभी तक बुक नहीं मिली आपको? वेरी स्ट्रेंज। चलिए, मैं बात करती हूँ, मैं एक बार बात करती हूँ। ठीक है, मैं एक बार बात करती हूँ, क्या रीजन है कि कुछ बच्चों की बुक उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है ना? चलिए, ओके, सो ये है पब्लिकेशन और यहाँ से आप बुक परचेज कर सकते हैं। और ये फेसबुक, टेलीग्राम, ये सारी बातें आपको पता है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी महिला प्रजनन तंत्र। ओके, महिला प्रजनन तंत्र आज हम लोग स्टार्ट करने वाले। ओके, चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबको लेकर आ जाइए और फिर हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो कल जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे, यानी प्राथमिक यौन अंग के बारे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक यौन अंग कौन सी है? जो गैमीट बनाने का काम करती है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सी है? जो गैमीट बनाने का काम करती है ना, यानी प्रजनन कोशिका बनाने का काम करती। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन थे वो? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन था वो था टेस्टिस, यानी कि वृषण। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? तो कभी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे पढ़ते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे। ओके, तो याद रखोगे यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पर ओवरीज है, यानी कि क्या है? अंडाशय। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहली चीज क्या पढ़ते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी प्राथमिक
यौन अंग, प्राथमिक यौन अंग। और वो फीमेल के केस में कौन सी है? बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बिल्कुल आपके टिप्स पे होनी चाहिए। दैट इज ओवरी यानी अंडाशय, ओवरी यानी अंडाशय। मेल के केस में 2 टेस्टिस थी, फीमेल के पास कितनी ओवरी है? फीमेल के पास भी 2 ओवरी होती। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन डिफरेंस क्या था कि मेल की जो टेस्टिस हो रही थी वो उनके एब्डोमेन के बाहर थी, है ना, 2 पैरों के बीच के एब्डोमेन के बाहर हो रही थी। टेस्टिस मेल के केस में स्क्रोटम में स्थित थी, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, वो सब के सब बॉडी के अंदर ही हैं, बॉडी के अंदर ही हैं, राइट। तो एब्डोमेन यानी उधर के अंदर ही पाए जाएंगे ओवरीज। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए। सो अब ये रही, एक सेकेंड, ये रही एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम, राइट। तो 2 ओवरीज आपको दिख रही हैं, ये एक और इसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम नाम देते हैं ओवरी, ओवरी, ठीक है, राइट। सो इंग्लिश में क्या नाम देते हैं? ओवरी। बस एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड रुक जाइए। आई एम वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। चलिए, तो यहां पर 2 ओवरी होती है, ओके, 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ओवरी से ये क्या निकल रहा है? ये 2 ट्यूब्स निकल रही हैं, जिनको आप क्या कहते हैं? जिनको आप कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, जिनको आप क्या कहते हैं? फेलोपियन ट्यूब का नाम देते हैं, ओके। इंग्लिश में हम इनको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? अंडवाहिनी का नाम देते हैं। सो ये 2 ओवरी, इन 2 ओवरी से 2 ट्यूब्स निकल रही है, जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यानी अंडवाहिनी का नाम देते हैं, ओके। अब यहाँ फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है हम सब पढ़ेंगे, एक एक पार्ट की यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, एक एक पार्ट की यहाँ पर इंपॉर्टेंस। अब फेलोपियन ट्यूब के बाद ये आ गया ये वाला हिस्सा जहां से हम सब ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, ओके। तो फेलोपियन ट्यूब 2 होते हैं, उसके बाद ये हिस्सा आ जाता है जहां से हम सब ने अपने जीवन की शुरुआत की थी, और ये है क्या? यूट्रस यानी कि गर्भाशय। ये है यूट्रस यानी गर्भाशय। यूट्रस की कौन सी लेयर्स हैं, क्या है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। यूट्रस के मुख को कहा जाता है हिंदी में ग्रीवा, इंग्लिश में कहा जाता है सर्विक्स। इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंग्लिश में सर्विक्स कहा जाता है, हिंदी में ग्रीवा के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये है क्या? ये यूट्रस का मुख है, ये यूट्रस का मुख है, माउथ ऑफ यूट्रस, ओके। मैं अभी आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद कि इसके बीच में जो जगह आपको नजर आ रही है ना, बीच में बहुत छोटी सी जो जगह नजर आ रही है, उसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। जब भी एक बच्चे का जन्म होता है तो इसी रास्ते होता है, ओके, इसी रास्ते होता है। ये इस पाथ को क्या कहते हैं? हिंदी में योनि कहते हैं, इंग्लिश में इसको वेजाइना का नाम देते हैं, या कई बार वेजाइनल कैनाल भी कहते हैं, ओके, कई बार वेजाइनल कैनाल का भी नाम देते हैं, ओके। तो ये पूरे पार्ट्स हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, महिला प्रजनन तंत्र के, ये अलग अलग पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है आपका? सबसे पहला पार्ट है ओवरी यानी अंडाशय, ओके। सर्विक्स हो गया आपका माउथ ऑफ यूट्रस। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या होता है, देखिए कुदरत ने, नेचर ने कैसे बनाया है। जब भी एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है, ओके, जब भी एक छोटी सी बच्ची जन्म लेती है तो उसके दोनों ओवरीज में, उसके दोनों अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे मौजूद होते, ओके। क्या होते हैं? हजारों अपरिपक्व अंडे मौजूद होते, बहुत सारे अपरिपक्व अंडे मौजूद होते, ठीक। जैसे ही वो फीमेल प्यूबर्टी रीच करती है, यानी गर्भावस्था के पास आती है, यानी लगभग 9 से 13 साल, तो उस समय क्या होता है? उस समय हर ओवरी से
एक ओवम बाहर निकलता है। उस समय हर मंथ हर महीने कभी एक ओवरी से, कभी दूसरी ओवरी से, कभी इस ओवरी से, कभी दूसरी ओवरी से, तो हर मंथ क्या होता है कि एक ओवरी से एक ओवम, हजारों की संख्या में अंडे मौजूद हैं, लेकिन हर महीने सिर्फ और सिर्फ एक ओवम यानी सिर्फ और सिर्फ एक डिंब बाहर निकलता है ओवरी से। ओके, सो ओवरी से ओवम निकलने की प्रक्रिया, हिंदी में हम उसको अंडोत्सर्जन कहते हैं, इंग्लिश में ओव्यूलेशन कहते हैं। ओके, और ये ओव्यूलेशन क्या फीमेल को पैदा होते ही हो जाता है? नहीं, ये ओव्यूलेशन कब स्टार्ट होता है? जब प्यूबर्टी, किशोरावस्था है ना, वो टाइम आता है, यानी 9 से 13 साल के बीच, तब उसके बाद ये प्रक्रिया एक फीमेल की बॉडी में हो। ठीक, अब अगर हम थोड़ी सी ओवरी की बात कर लें, थोड़ी सी हम ओवरी की बात करेंगे, तो देखिए ओवरी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ओके, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ये एक ओवरी का स्ट्रक्चर है आपके सामने। ओवरी के अंदर जो खाली जगह आपको दिख रही है, ओके, ओवरी के अंदर ये पूरी जो खाली जगह दिख रही है, ये कहलाती है स्ट्रोमा। ये क्या कहलाती है? स्ट्रोमा के नाम से जानी जाती है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के नाम से जानी जाती है। ओके, अब ये जो स्ट्रोमा है, ये जो स्ट्रोमा है, अब इस स्ट्रोमा में क्या होता है? इस स्ट्रोमा के एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं। ओके, इस स्ट्रोमा के दो पार्ट्स होते हैं। बाहर का पार्ट, आउटर पार्ट, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है, और इनर पार्ट यानी अंदर का भाग क्या कहलाता है? अंदर का भाग मेड्यूला कहलाता है। यही सेम फंडा हम लोगों ने एड्रीनल ग्लैंड में भी पढ़ा था। अगर आपने मेरे से एड्रीनल ग्लैंड वाला चैप्टर पढ़ रखा है, हॉर्मोन्स, तो आपको पता है कि एड्रीनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि में, अधिवृक्क ग्रंथि में भी क्या होता है? बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स होता है, अंदर का पार्ट मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, कवि कुमार, देखिए प्यूबर्टी की कोई एज स्पेसिफिक नहीं होती कि किसी को 8 में ही हो जाएगा या किसी को 12 में हो जाएगा। हम एक रेंज लेके चलते हैं, और बायोलॉजी में आप हमेशा एक रेंज लेके चलते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 8 साल में अगर किसी एक को हो गया तो हम दुनिया का रूल बना देंगे कि सबको 8 साल में ही हो रहा है। अगर किसी को 13 साल में हो रहा है तो दुनिया का रूल नहीं होगा कि वो 13 साल में ही होगा। बायोलॉजी है, बायोलॉजी फिजिक्स नहीं है कि जी की वैल्यू पूरे अर्थ पे 9.8 ही है, स्मॉल जी की वैल्यू, ऐसी बात नहीं। ओके, जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं वहां पे एक रेंज होता है, और हर किताब में वो रेंज डिफर कर सकता है। तो कभी भी ऐसा नहीं है कि एक आप लिख दोगे कि 8 साल में हो जाता है या 13 साल में हो जाता है। इट इज ऑलवेज अ रेंज, एंड हर फीमेल पे ये उसकी बॉडी अलग होती है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप किसी भी फीमेल के लिए एक फिक्स नहीं कह सकते इस दिन इस ईयर में उसका स्टार्ट हो जाएगा मेंस्ट्रुअल। ओके, इट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स। चलिए, सो स्ट्रोमा में भी बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स होता है और अंदर का पार्ट मेड्यूला होता है। ओके, जैसे एड्रीनल ग्लैंड में पढ़ा था, ठीक उसी तरह से आपकी ओवरी में भी। ठीक है, ठीक उसी तरह से आपकी ओवरी में भी। अब यहाँ पे ये आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कुछ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये क्या है? ये ओवरी के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी हैं, यानी कि कुछ रक्त वाहिकाएं भी हैं, कुछ ब्लड वेसल्स भी हैं, यानी रक्त वाहिकाएं भी मौजूद हैं ओवरी के अंदर। रक्त वाहिकाओं के साथ साथ क्या मौजूद होते हैं? रक्त वाहिकाओं के साथ साथ, सॉरी की कोई बात नहीं, कभी आपका डाउट था, मैंने आपके डाउट को क्लियर किया। ओके, तो रक्त वाहिकाओं के साथ साथ और क्या मौजूद होते हैं? ये कुछ फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, इनको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम नाम देते हैं ओवेरियन फॉलिकल। क्या होता है कि धीरे धीरे ये फॉलिकल मैच्योर होने लगते हैं। ओके, धीरे धीरे ये फॉलिकल क्या होने लगते हैं? मैच्योर होने लगते हैं, परिपक्व होने। और जब ये मैच्योर होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो इनसे ओवम रिलीज हो जाता है। ये पूरा ओवरी का स्ट्रक्चर है, और ओवरी के अंदर कुछ छोटे छोटे कोशिकाएं होती हैं जिनको हम फॉलिकल कहते हैं, फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, और क्या होता है? ये जो फॉलिकल होते हैं, मैंने आपको बताया ना संजीव मौर्य, कि जब भी एक फीमेल पैदा होती है उसी समय उसके ओवरी के अंदर बहुतों की संख्या में, बहुत संख्या में ओवरीज, ओवम, ये जो एग्स होते हैं ये ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, पर ये अपरिपक्व होते हैं। हर महीने हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हर मासिक धर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ओवम है, सिर्फ और सिर्फ एक ओवम है जो रिलीज होता है। ठीक है, तो फॉलिकल्स
बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे फॉलिकल मैच्योर नहीं हो पाते, सारे फॉलिकल परिपक्व नहीं हो पाते। सिर्फ और सिर्फ एक ओवम होगा जो हर मंथ ओवरी से रिलीज होता है। ओके, और ओवरी से ओवम रिलीज होने की प्रक्रिया कहलाती है ओव्यूलेशन। तो अगर आप लिखना चाहें कि ओव्यूलेशन को आप क्या लिखते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को ओव्यूलेशन शब्द का मतलब ही नहीं पता होता। ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन, अंडोत्सर्जन। ओके, ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन क्या होता है। ओके, तो ओव्यूलेशन का मतलब क्या है, कौन पूछ रहा है, वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाई। तो जिनको भी लग रहा है कि वाइफ प्रेग्नेंट नहीं हो पाई, जरूरी नहीं है कि वाइफ में ही इशू हो, ठीक है। जो भी आप हैं, गौरव सर के नाम से आप अपना चैनल बना रखा है आपने, तो अगर आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो आप जाइए एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, वाइफ के साथ अपना भी टेस्ट कराएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही तो प्रॉब्लम आप वाइफ में ही हो, प्रॉब्लम आप में भी हो सकती है। ओके, मेल्स के केस में जब स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म एबनॉर्मल मॉर्फोलॉजी के होते हैं, उनका शेप ठीक नहीं होता है, तब भी प्रेगनेंसी नहीं हो, ठीक है। सो मेरी हेल्प, मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं आपको यही बोलूंगी कि आप एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने टेस्ट करवाएं, साथ साथ अपनी वाइफ के भी टेस्ट कराएं, तो पता चलेगा कि क्या रीज़न है कि प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है ना। ये चैनल एजुकेशनल चैनल है, पढ़ाई का चैनल है, ना कि मेडिकल कंसल्टेशन के लिए। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं और अपना भी टेस्ट कराएं, अपनी वाइफ के टेस्ट के। ओके, आई होप आई एम क्लियर। ओके, आ जाइए ओव्यूलेशन यानी अंडोत्सर्जन पे। तो व्हाट डू यू मीन बाय ओव्यूलेशन? ओवरी से, ओवरी से, ओवरी यानी अंडाशय से ओवम निकलना, ओवम यानी डिंब निकलना, इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओके, इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज? चलिए अब आ जाइए, अब आ जाइए यहाँ पे। अब जब भी ये आएगा, जब भी ये ओवम रिलीज होगा, ये ओवम रिलीज होगा, तो ये ओवम यहाँ पर आकर वेट करेगा कि उसको क्या मिले, स्पर्म मिले, उसको स्पर्म मिले। तो हमेशा ये यहीं पर वेट करेगा, यानी फेलोपियन ट्यूब में वेट करेगा। अब इसके लिए आपको फेलोपियन ट्यूब के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे जानना हो। ओके, फेलोपियन ट्यूब का कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको जानना पड़ेगा। ये है फेलोपियन ट्यूब। ओके, ये है फेलोपियन ट्यूब। अब देखिए, ये आपकी ओवरी है, ये ओवरी है, इससे एक ओवम रिलीज हुआ। अब आपको पता है कि एग्स मोटाइल तो नहीं होते, आपकी बॉडी में ये जो ओवम है, जो डिंब है, ये खुद से तो स्विम नहीं कर सकता। स्पर्म के पास तो भाई टेल थी, इसीलिए स्पर्म फीमेल बॉडी में मूव कर सकता है, लेकिन ये ओवम तो मूव अपने आप नहीं कर सकता, ओवम तो मूव अपने आप नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या किया जाता है, नेचर, प्रकृति का खेल देखिए, ये पूरा आपका फेलोपियन ट्यूब है। फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में क्या है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ऐसे उंगली के समान स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करती हैं, जो बिल्कुल इस तरीके से ओवम को अपने पास ऐसे ऐसे बुलाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद ये ओवम, ये एक्चुअली मदद कर रहा है ओवरी से छोड़े गए ओवम को, ओवरी से छोड़े गए ओवम को, ओके, ओवरी से छोड़े गए ओवम को पकड़ने के लिए। ओके, ओवरी से छोड़े गए ओवम को पकड़ने के लिए, और पकड़ने के साथ साथ, पकड़ने के साथ साथ ये फेलोपियन ट्यूब में भी आता है। ओके, फेलोपियन ट्यूब में भी पहुंच जाता है। ओके, फाइन। अब फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स देखिए, सबसे पहले यहां पे लगा हुआ सबसे पतला सा हिस्सा ये होता है इस्थमस। ओके, सबसे पतला सा हिस्सा ये होता है इस्थमस। फिर है एम्प्यूला, और सबसे मोटा हिस्सा ये कहलाता है इनफंडिब्यूलम, ये कहलाता है इनफंडिब्यूलम। ओके, सो सबसे पतला हिस्सा इस्थमस, फिर बीच वाला हिस्सा एम्प्यूला, और सबसे मोटा हिस्सा क्या कहलाता है, इनफंडिब्यूलम के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहां से ये ओवम पकड़ में आ जाता है, ठीक है। सो फिम्ब्रिया, फिम्ब्रिया वेरी इंपॉर्टेंट, फिम्ब्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस केस। समझ में आ गई बात? क्लियर है भाई? डन है? चलो आगे चले, हम लोग आगे चले, ठीक। चलिए अब देखिए क्या होता है, फिर से नेचर का कमाल देखिए, प्रकृति का कमाल देखिए।
जैसे ही फीमेल्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होते हैं, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है उस पर हम एक अलग क्लास रखेंगे, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिटेल में समझाने के लिए टाइम चाहिए। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए हम लोग एक अलग क्लास रखेंगे, ओके, पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट आपको डिटेल में बताने के लिए। फिलहाल अभी आप मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत आपको शॉर्ट में आसान शब्दों में समझा दूंगी, ठीक है। देखिए, हर महीने ओवरी से एक ओवम रिलीज होता है और ये ओवम वेट करता है कि इसको स्पर्म मिले, इसको स्पर्म मिले आके, ठीक है। अगर इसको स्पर्म मिल गया, स्पर्म्स कैसे एंटर करेंगे, यहां से एंटर करेंगे, है ना, वेजाइना से एंटर करेंगे। मैंने कल ही आपको बताया था कि स्पर्म जो है क्या होता है, ये फीमेल की जो वेजाइना होती है इसका पीएच एसिडिक होता है, यानी अम्लीय होता है। इसीलिए स्पर्म के एंटर करते ही अधिकतर स्पर्म्स जो होते हैं, अधिकतर शुक्राणु जो होते हैं वो मर जाते हैं। कुछ शुक्राणु, है ना, जो ज्यादा क्या होते हैं, दूसरों के मुकाबले ज्यादा रेजिस्टिव होते हैं, जो ज्यादा बच सकते हैं, वो बचते हुए ऊपर की ओर जाते हैं, है ना। तो रास्ते में बहुत सारे शुक्राणु डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। फाइनली अगर स्पर्म और ओवम यहां पर मिले तो इसी फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन होता है। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। रिप्रोडक्शन से गिने चुने क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, उनमें से एक है आपका फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। कि निषेचन कहां पर होता है, तो निषेचन कहां पर होता है ये आपको जानना जरूरी है। निषेचन होता है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, अंडवाहिनी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, यानी निषेचन, ठीक है, ओके। तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन हो जाता है तो निषेचन से क्या बनता है, निषेचन से जाइगोट बनता है। और वो जाइगोट क्या यहीं पे बच्चा डेवलप होता है, नहीं, वो जाइगोट उसमें फिर कुछ सेल डिविजन्स होते हैं, यानी कि क्या होती है, कोशिका विभाजन होती है। और कोशिका विभाजन के बाद वो यहाँ यूट्रस में आके प्रतिरोपित हो जाता है। कोशिका विभाजन के बाद वो यूट्रस में आके प्रतिरोपित हो जाता है, यानी इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। सो ये बात ध्यान रखना कि फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, ठीक है। चलिए, राइट, अब आगे चलते हैं, अब आते हैं यूट्रस पर, यानी गर्भाशय। अब हम किसकी बात करेंगे, हम यूट्रस की बात करेंगे, यानी गर्भाशय। यूट्रस बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है। स्ट्रॉन्ग ऑर्गन में वर्ड इसीलिए यूज कर रही हूं क्योंकि इसमें यूट्रस मसल की 3 लेयर्स का बना होता है। यूट्रस में मसल्स की 3 लेयर होती हैं। आप सोचिए, मसल्स यानी मांसपेशियों की 3 परत होती है, ओके। सबसे बाहर वाला कहलाता है पेरीमेट्रियम। मसल्स की 3 लेयर होती हैं, सबसे बाहर वाला लेयर क्या कहलाता है, पेरीमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। बीच वाला जाना जाता है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाला जाना जाता है एंडोमेट्रियम के नाम से, ओके। तो 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ओके। पेरी, मायो, एंडो, 3 लेयर। इसमें मायो शब्द का मतलब क्या होता है, मसल्स। कभी भी मायो शब्द देख लो, मतलब मसल। ये वाली लेयर सबसे ज्यादा मोटी होती है, ओके। ये वाली लेयर जो होती है सबसे ज्यादा मोटी होती है। ये लेयर मसल्स की बनी होती है। जब भी एक फीमेल एक बच्चे को जन्म देती है तो उसके यूट्रस में बहुत तेज कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, है ना। नॉर्मल डिलीवरी जब होती, सिजेरियन नहीं, जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है तो उस समय क्या होता है कि जो गर्भाशय के मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनमें बहुत ज्यादा तेज संकुचन होती है, क्योंकि ये मायोमेट्रियम मसल्स की बनी है। और यहीं पर क्या है, यहीं पर बहुत तेज मसल की कॉन्ट्रैक्शन है, यहीं पर बहुत तेज मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो। इस वजह से क्या होता है, बेबी यहाँ पर बाहर पुश हो जाता है, ठीक है। सो मसल्स का होना बहुत जरूरी है और ये एक तरह का प्रोटेक्शन भी करता है। मैं जब आपको कैंसर अभी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कैंसर्स काफी कॉमन है, लेकिन फिर भी उन सब में यूट्रस का कैंसर काफी सेफ माना जाता है। गर्भाशय का अगर कैंसर हो तो वो बाकी के मुकाबले काफी सेफ माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मसल्स की 3 लेयर हैं, एक, ये दूसरी और ये
है ना, मसल्स की 3 लेयर हैं, तो कैंसर अगर यहाँ पे है तो बाकी अंगों तक फैलने के लिए, बाकी अंगों तक फैलने के लिए क्या होगा, वो उसको बहुत टाइम लगेगा। तब तक हो सकता है कि ये कैंसर पकड़ा जाए, तब तक हो सकता है कि कैंसर पकड़ा जाए। ठीक है, ओके। नहीं, ओवम यूट्रस में नहीं आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है सर्वर, वो यहीं पर वेट करता है, ठीक है, वो वहां पर नहीं आता। जब उसको स्पर्म नहीं मिलता तभी वो डीजेनरेट करके यूट्रस तक आता है, वो अपने आप खिसक कर, ऐसा नहीं होता कि अपनी मर्जी से कभी कभी फेलोपियन ट्यूब में रहा, कभी यूट्रस में आया, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए, ओके, समझ में आ गई बात। सो ये आपको जानना है कि क्यों यूट्राइन कैंसर को सेफ माना जाता है, दिस इज द रीजन यूट्राइन कैंसर को बहुत सेफ माना जाता है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे सर्विक्स पे, ओके, अब इस पे आ जाइए, सर्विक्स पे आ जाइए। ये सर्विक्स, जिसको हिंदी में आप ग्रीवा का नाम देते हैं, आपको ये छोटी सी जगह नजर आ रही है ना, ये सर्विक्स है। तो जो यहाँ पे पेट में पल रहा बेबी होता है, या फीटस कहते हैं उसको, अभी सिंपल आम भाषा में बेबी लिख दे रही, ओके, ये जो बेबी है, या साइंस की लैंग्वेज में कहें तो जो फीटस है, जब ये इधर आता है ना, तो ये ग्रीवा यानी सर्विक्स का मुंह खुलता है। सर्विक्स का मुंह क्या होता है, ये भी डायलेट होता है, ये वेजाइना भी क्या होता है, डायलेट होता है। ओके, ये वेजाइना यानी योनि जो है ना, ये भी डायलेट होती है यानी फैलती है, और तब ये बच्चा बाहर निकलता है। यही मिलकर क्या बनाते हैं, यही सारी चीजें, यानी ये सर्वाइकल कैनाल, इस कैनाल को, इस छोटे से कैनाल को हम नाम देते हैं सर्वाइकल कैनाल। इस छोटे से कैनाल को हम क्या नाम देते हैं, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, तो ये सर्वाइकल कैनाल, ये वेजाइना, दोनों मिलकर बर्थ कैनाल के नाम से जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं, बर्थ कैनाल के नाम से जाने जाते हैं। और फाइनली ये बेबी डिलीवर हो जाता है। ठीक है, सो ये इसकी फिजियोलॉजी हुई, ये हमने पढ़ा अभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेरियस ऑर्गन्स के बारे, है ना, कि ये क्या है, यूट्रस क्या है, सर्विक्स क्या है, और वेजाइना क्या है। ओके, सर्विक्स का आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, नहीं तो दोबारा से नोट कर लो। ये जो सर्विक्स है, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन है इसमें, है ना। जब कैंसर पढ़ा रही थी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सर्विक्स में कैंसर होने के चांसेस हो, इस कैंसर को कहते हैं हम लोग सर्वाइकल कैंसर। सर्विक्स का कैंसर कहलाता है सर्वाइकल कैंसर। और सर्वाइकल कैंसर में कौन सा वायरस इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमनली, HPV 16 एंड 18, HPV 16 एंड 18। ठीक है, ओके। इनफर्टिलिटी अलग सा एक टॉपिक है, इनफर्टिलिटी प्लेसेंटा के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इनफर्टिलिटी अपने में एक टॉपिक है सर्वर, ठीक है, कि इनफर्टिलिटी फीमेल की इनफर्टिलिटी में क्या रीजंस हो सकते हैं। ओके, सो उसके बहुत अलग अलग रीजंस है, कोई एक स्पेसिफिक। मेरी पहले बहुत सारी क्लासेस थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे थी, इनफर्टिलिटी पे थी, है ना, बट अब वो वीडियोस अनफॉर्चुनेटली डिलीट कर दी गई हैं, तो अब मुझे वो दोबारा आपको पढ़ाना पड़ेगा। इनफर्टिलिटी अपने में एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है हार्मोनल रेगुलेशन सिर्फ ओवरी से ही नहीं होता, वहां पर हाइपोथैलेमस का भी बहुत बड़ा रोल है ना, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, इन सब का एक बहुत बड़ा रोल है, राइट। तो किसी का इनफर्टाइल होना सिर्फ एक रीजन नहीं हो सकता है कोई हार्मोनल इशू हो, है ना, हो सकता है कि ओवरी की दिक्कत हो, कि किसी कारणवश ओवरी को सर्जिकली रिमूव कर दिया गया है ऑपरेशन के द्वारा। ओके, सो बहुत सारे रीजन फर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी का कोई एक कॉमन रीजन नहीं होता, काफी सारे रीजन होते हैं। हाँ, अगर आप इस पर्टिकुलर रीजन के बारे में पूछ रहे हैं तो हो सकता है कि अगर किसी की कोई सर्जरी हुई है ना, तभी कहते हैं कि हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से एक प्रॉपर जगह पे सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि पता चला आप कुछ और कराने गए, उसने आपकी ओवरी को नुकसान पहुंचा दिया, है ना। हमारे उसमें कभी सुनने में आया था ऐसे केसेस, जो लोकल हॉस्पिटल्स में लोग करते हैं, जो डॉक्टर्स नहीं होते, जिनको हम क्वैक कहते हैं, झोला छाप डॉक्टर्स जो होते हैं, है ना, अगर उनके थ्रू ये सारे प्रोसीजर्स कराए जाते हैं, तो पता चला एक सिंपल से प्रोसीजर में उन्होंने ओवरी को हार्म कर दिया। तो अगर ओवरी को हार्म कर दिया किसी भी रीजन से, तो हो सकता है कि वो इनफर्टिलिटी का एक कारण हो, इनफर्टिलिटी का एक कारण हो जाए। ठीक है, नहीं तो इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, क्यों डिलीट किया गया, बट कर दिया गया है, यही है फैक्ट कि कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें जो है दोबारा से उन वीडियोस को बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारे टॉपिक्स थे,
मुझे लगता है कुछ नहीं तो कम से कम 100 से ऊपर टॉपिक्स होंगे, है ना। 100 से ऊपर टॉपिक्स थे, बहुत सारे ऐसे एमसीक्यू क्लासेस थे आपके, बहुत सारे क्या कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो मैंने आपको किया था, एग्जाम्स के डिस्कशंस थे, बहुत सारे थे। तो अभी देखती हूँ कितना बना पाती हूँ, ऑल्दो मैंने उसके लिए प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया है, रोज नए नए क्लासेस लेने का, तो जो टॉपिक्स वहाँ पे लिए थे, है ना। बट इनफर्टिलिटी पे तो आई थिंक मैंने 2 लेक्चर्स लिए थे वहाँ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे 2 लेक्चर्स मैंने लिए थे, तो अब वापस से उनको यहाँ पर लेना पड़ेगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो 12th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी की बुक आती है ना, 11th और 12th में एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की अलग अलग आती है, ओके। तो 12th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड की जो बायो की एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं, है ना। 12th स्टैंडर्ड में ही है वो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो क्या कहते हैं किसी दूसरे हाईफाई लेवल का है, हाईफाई लेवल का है, लेकिन वो 12th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी बायोलॉजी में, ओके। यस, फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग, मुझे स्टूडेंट्स का ही मैसेज आया था कि मैम आपकी वीडियोस ढूंढ रहे थे बट वहाँ से सारे वीडियोस डिलीट हो किसने किया मुझे नहीं पता अभी तक, मुझे आंसर नहीं मिल पाया है कि क्यों वीडियोस डिलीट हो गए, बट फैक्ट यही है कि वीडियोस डिलीट हो गए, है ना। मेरे लिए भी काफ़ी ये था कि मेरी सारी वीडियोस, आपको मैं फ्रैंकली बताऊं तो कई बार ऐसा होता था ना, कुछ कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ने के लिए अपने ही वीडियोस से दोबारा पढ़ती थी। कुछ हुआ ना कि कोई टॉपिक मैंने अभी पढ़ा दिया आपको, क्योंकि आपको 1 घंटे पढ़ाने के लिए मुझे 3 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो कुछ टॉपिक्स हुए जो मैंने उस समय पढ़ाए थे 3-3 4-4 घंटे लगा के, और फिर अगर उसी टॉपिक को मुझे अपने बैच में पढ़ाना होता था तो कई बार मैं ऐसा करती थी कि मैं अपने वीडियोस से ही खुद पढ़ती थी, है ना, एक अपने वीडियोस को ही खुद क्या करके डबल टाइम चला के, है ना, दुगनी स्पीड में चला के खुद मैं पढ़ के पढ़ाती थी। तो आप क्या, मैं खुद भी अपने वीडियोस से दोबारा पढ़ती थी, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो हाँ, अब पर वो नुकसान तो है, मेरा खुद का भी नुकसान है, बट अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यही कर सकते हैं, एक बार मिटा दिया तो अब दोबारा से वो चैनल मेरा नहीं था ना हेमू पटेल, है ना, वो चैनल मेरा नहीं था ना, मैं सेव कैसे रख सकती हूँ उसको। चैनल जिसका जो मेन चैनल पे वीडियो होती है ना, सिर्फ वही को सेव रख सकते हैं। अब ये मेरा चैनल है, अब ये मेरा चैनल है तो मैं इस पर सेव रख सकती हूँ, है ना। जब ये मेरा चैनल है तो मैं इस पर क्या करती हूँ, इस पर चीजें सेव रख सकती हूँ, मेन बात यही, ठीक है। किसी और चैनल पे अगर मैं क्लास ले रही हूँ तो वो उनका चैनल है, मैं वहां पर वीडियो सेव नहीं रख सकती। अगर वो मेन चैनल के ओनर उसको डिलीट कर देंगे वहां से, तो वो वीडियोस वहां के लिए हमेशा डिलीट हो जाएंगी, ओके। सो दिस इस तरह से यूट्यूब का चलता है, ठीक है। चलिए, यस, न्यू चैनल बना लिया, यस राघवेंद्र यादव, ये मेरा न्यू चैनल है ना, RK आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, फिर पूछो मत, जल्दी से सब्सक्राइब करो, लाइक करो और सब्सक्राइब पढ़ो। चलिए, ओके, चले आगे हम लोग, चले आगे, ओके। सो HPV 16 एंड 18, सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सी होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सी होती है, पैप्समियर टेस्ट किया जाता है, पैप्समियर टेस्ट, है ना। पैप्समियर टेस्ट कब किया जाता है, 1 साल या 3 साल में एक बार पैप्समियर टेस्ट किया जाता है, और उससे पता चलता है, अगर पैप्समियर टेस्ट आपके नॉर्मल आए मतलब आप सर्वाइकल कैंसर और सारी चीजों से क्या हो, सेफ हो, तो सारी चीजों से सेफ हो, है ना। पैप्समियर टेस्ट अगर एबनॉर्मल आए, पैप्समियर टेस्ट अगर एबनॉर्मल आए तो मतलब क्या है कि हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस हो, ठीक है, ओके। अमन, बैच एक्सपायर्ड हो गया तो तुमने फिर तो एडमिशन ले लिया साइंस स्पेशल में, अब तो लाइव पढ़ रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, वो तो पुराना बैच था, पुराना बैच एक्सपायर्ड हो गया तो कोई बात नहीं। ह्यूमन ब्रेन वहां पे 2-2 बार पढ़ाया हुआ था, ह्यूमन ब्रेन तो 2-2 बार पढ़ाया हुआ था, अब दोबारा पढ़ा दूंगी यहाँ पे, ठीक है संजीव, ओके। यस गौतम, इस चैनल पे, हाँ इस चैनल पे तो रहेगा ही, क्योंकि ये मेरा चैनल है तो मैं अपने वीडियोस थोड़ी डिलीट करूंगी, नहीं? ऐसा तो आई थिंक कोई भी नहीं करेगा, अपने खुद के वीडियोस थोड़ी कोई डिलीट कर देगा। चलिए, पैप्समियर टेस्ट का स्पेलिंग सही लिखिए, ओके, पैप्समियर टेस्ट, ठीक है। आगे चले हम लोग, आगे चले, इतनी बात समझ में आ गई है, चलिए, ओके। हम्म पता नहीं, मे बी हो सकता है नहीं तो मैं उस पर नहीं टिप्पणी करना चाहूंगी, क्यों ऐसा किया गया। नीतू मैम जो है वो मेरी मासी हैं,
प्रोफेशनल रिलेशन अपनी जगह है, पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है। मेरे बहुत मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया, बहुत बहुत मुश्किल वक्त में, पापा के टाइम में, जब कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दूर के लोग नहीं आए थे, तब वो मेरे साथ थी, मेरा साथ दिया। मैं ये ना कभी भूली हूँ, ना कभी भूल सकती, है ना। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है उस जगह से, तो मैं उस चीज़ को कभी नहीं भूल सकती। हाँ, पर्सनल और कुछ होंगे मे बी प्रोफेशनल रिलेशन, मुझ में प्रोफेशनल रीजंस मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकती क्या रीज़न है, बट पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, मेरे लिए खड़ी रही हैं हमेशा एक मासी की तरह, तो मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकती कभी, है ना। बट होता है, कुछ होंगे रीजंस, पर्सनल रीज़न अलग जगह होती है, प्रोफेशनल अलग जगह होती है। तो वीडियो डिलीट करने का रीज़न क्या है मुझे नहीं समझ में आया, बट जो भी है अब हम दोबारा से यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, चलिए, ओके। यस, HPV 16 एंड 18। पैपेनिकोलाउ, पैपेनिकोलाउ स्टेन होता है, ओके, पैपेनिकोलाउ स्टेन होता है, ओके। बबलू कुमार, उस स्टेन का नाम है पैपेनिकोलाउ, और पैपेनिकोलाउ स्टेन के नाम पे ही पैप्समियर नाम रखा हुआ है। पैपेनिकोलाउ स्टेन, पैपेनिकोलाउ, वो स्टेन होता है, उस स्टेन पर नाम रखा गया है पैप, ओके, उस स्टेन पर नाम रखा गया है पैप, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज? आगे चले हम लोग, आगे चले, चले, डन है यहाँ पे। सो हमने मेनली बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। अरे शुभम मौर्य सबको दीदी करके गुड इवनिंग करना, गुड इवनिंग विश करना बंद करो। ये शुभम मौर्य जो है ना, सबको दीदी कह के एक एक को गुड इवनिंग विश करता है। चलो भाई, एक एक को दीदी विश करेगा ये गुड इवनिंग कह के। चलो ठीक। अब देखो अब क्या होगा, अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो, अब एक लास्ट पॉइंट सुन लो कि क्या होगा। एक सेकेंड, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा नहीं पढ़ा रही, उसके लिए तो हमें एक अलग क्लास, उसके लिए तो एक अलग क्लास हमें लेनी पड़ेगी, बट थोड़ा सा बेसिक आपको बता देते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। सबसे पहले आपको दो वर्ड्स जानने होंगे। पहला वर्ड है मेनार्क। मेनार्क, मेनार्क शब्द का मतलब क्या होता है? मासिक धर्म का शुरू होना। मेनार्क शब्द का मतलब क्या होता है? मासिक धर्म का शुरू, मासिक धर्म की शुरुआत या मासिक धर्म का शुरू होना, मासिक धर्म का शुरू। और वो शुरुआत, शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी या होती है? 9 से 13 साल, 9 to 13 ईयर, 9 to 13 ईयर्स में मासिक धर्म की शुरुआत हुई होती है। दूसरा वर्ड आपको जानना है मेनोपॉज। मेनोपॉज, मेनोपॉज का मतलब क्या है? मासिक धर्म का रुक जाना, मासिक धर्म का रुक जाना। मेनोपॉज का मतलब है हमेशा के लिए मासिक धर्म का रुक जाना, हमेशा के लिए मासिक धर्म का रुक जाना, दैट इज मेनोपॉज, ओके, दैट इज मेनोपॉज। ये कब होता है? इसकी भी रेंज है 45 to 50 ईयर्स। एक फीमेल फर्टाइल कब होती है? यानी एक फीमेल मां तभी बन सकती है जब वो इस पीरियड के बीच हो, यानी मेनार्क के बाद और मेनोपॉज से पहले। मेनोपॉज के बाद, मेनोपॉज के बाद कोई भी फीमेल मां नहीं बन सकती, ठीक है। सो मेनार्क के बाद और मेनोपॉज से पहले, मेनार्क के बाद और मेनोपॉज से पहले, जबकि मेल के केस में लाइफ लॉन्ग स्पर्म्स प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। मेल की बॉडी में जो स्पर्म्स हैं वो स्पर्म्स बनते रहते हैं, प्रोड्यूस होते रहते हैं, जबकि फीमेल सिर्फ और सिर्फ अपने मेनोपॉज तक ही बच्चे पैदा कर सकती, ठीक है, ओके। चलिए, सो हम बात कर रहे थे कि ओवरी से ये ओवम तो रिलीज हो गया और ये ओवम यहां पर रिलीज हो गया, ठीक है। डिस्मेनोरिया कहते हैं अमन उसको, डिस्मेनोरिया, ठीक है। डिस्मेनोरिया ब्लड वेसल्स वगैरह से मिलता है, ठीक है, जो ब्लड वेसल्स है ना उनसे मिलता है। चलिए अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे ये ओवरी में से ओवम रिलीज हो, ये फीमेल की बॉडी अब बनाई कैसी है, प्रकृति ने इसको बनाया कैसा है? हर मंथ एक फीमेल की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि इस मंथ प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी, ओके। हर महीने फीमेल की बॉडी अपने आप को प्रिपेयर ऐसे करती है कि प्रेगनेंसी तो हो ही जाएगी, ओके। इसके लिए उसकी बॉडी क्या करती है? तो उसकी बॉडी यूट्रस की लाइनिंग को मोटा कर लेती। फीमेल की बॉडी में ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं,
ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो फीमेल के एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा कर देते हैं। ओके, फीमेल की एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्या कर देते हैं, थिक कर देते हैं, यानी मोटा कर देते हैं। ओके, इसके बाद क्या होता है, मतलब ये एक तरीका है नेचर का प्रेगनेंसी को प्रिपेयर होने, प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए। चलिए, अब ये ओवम यहाँ पर वेट करेगा, अगर इसको स्पर्म मिल गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन अगर स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, स्पर्म नहीं मिला तो क्या होगा, तो ये ओवम डीजेनरेट कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। ये ओवम क्या करेगा, डीजेनरेट कर जाएगा, यानी टूट जाएगा। और क्या करेगा, जब ये टूटेगा तो टूटता हुआ ये यहाँ पे आएगा और यूट्रस की लाइनिंग को भी अपने साथ तोड़ेगा। यूट्रस की लाइनिंग जो मोटी हुई थी, इस यूट्रस की लाइनिंग को भी तोड़ेगा और ब्लड के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आ जाएगा। ओके, ब्लड के फॉर्म में वेजाइना यानी योनि से बाहर आ जाएगा, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी मासिक धर्म कहते हैं। अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, पूरा हम डिटेल्ड क्लास इसके ऊपर कभी रखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। ओके, तो यही होता है कि ये ओवम वेट करता है, ये ओवम वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो, प्रेगनेंसी हो। ओके, नहीं होगी तो ये टूट जाएगा, और जब ये टूटेगा तो यूट्रस की अंदर वाली लाइनिंग को भी तोड़ता हुआ वेजाइना के थ्रू ब्लड के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली पेन होगा नीतू, क्योंकि उस समय आपकी यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब वो लाइनिंग टूटती है तो यूट्रस से में कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जैसे ही वो लाइनिंग टूटती है तो ऑब्वियसली आपको पेन होगा, क्योंकि लाइनिंग टूट रही है, मसल्स बनी हुई है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो दिस इज द रीजन कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम में पेन होता है। ओके, चलिए, बाकी वो सब दूसरी टॉपिक्स हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक अलग टॉपिक है, हम उस पर बात करेंगे एक अगले क्लास में। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या है कि जितनी टाइम ब्लीडिंग हो रही है वो मेंस्ट्रुअल फेज कहलाता है, ठीक है। कितने टाइम होती है ब्लीडिंग, डिपेंड करता है हर फीमेल पे, एवरेज में 2 to 5 डेज, एवरेज 2 to 5 डेज। जो ब्लीडिंग का फेज होता है वो कितना होता है, वो 2 to 5 डेज होता है। ओके, 2 to 5 डेज। ओके, चलिए, अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें देखिए। ऐसा नहीं होता कि हमेशा, नहीं, एंडोमेट्रियम की ऐसा नहीं होता कि हमेशा प्रेगनेंसी हो ही जाती है। देखिए, मैंने आपको एक ओव्यूलेशन वर्ड बताया था, यानी ओवरी से ओवम निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है ना। ओवरी से ओवम निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। आमतौर पे फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है, आमतौर पे एक फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28, एवरेज है 28 to 35 डेज, यानी 28 to 35 डेज के बाद, जैसे आज क्या है, आज 25 तारीख है, आज किसी फीमेल के पीरियड शुरू हुए, तो आज से फिर 28 दिन के बाद, यानी कि 23 फरवरी के अराउंड, है ना, फिर से उसके पीरियड्स शुरू, यानी 28 to 35 डेज। ठीक है, ये एवरेज में बता रही हूँ, किसी फीमेल का इससे ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है। नॉर्मल 28 to 35 डेज के बाद ये चीज रिपीट होती है, और ये ब्लीडिंग रहती कितने दिनों तक है, 2 to 5 डेज तक रहती है। ठीक है, अब जब भी फीमेल का ओव्यूलेशन होगा, यानी ओवरी से ओवम निकलेगा, उसी वक्त अगर उसको स्पर्म मिला तो ही प्रेगनेंसी हो। ठीक है, उसी वक्त अगर उसको स्पर्म मिला तो ही उसको प्रेगनेंसी होगी फीमेल को। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं हम, तो एक बहुत सिंपल सा सीधा सा फंडा है। क्या सीधा सा सिंपल सा फंडा क्या है कि जो भी सबसे पहले अगर कोई कपल जाता है डॉक्टर के पास, कहता है हम बेबी प्लान कर रहे हैं, तो सबसे पहले डॉक्टर उस फीमेल से पूछती है कि आपको कितने दिन पर पीरियड्स आते हैं, है ना, कितने दिनों पे आपको पीरियड्स आते हैं। तो अगर कोई कहता है कि मेरा मेंस्ट्रुअल साइकिल हर 35 दिन पर आता है, तो उससे क्या माइनस कर दोगे, उससे 14 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21 आएगा, है ना, 21 आएगा। यानी पीरियड्स के 21वें दिन पर, लगभग पीरियड्स के 21वें दिन पर उसका ओव्यूलेशन हो। ओके, मान लो आज 25th को उसका फर्स्ट डे है, किसी फीमेल को आज पीरियड स्टार्ट हुए, आज उसका फर्स्ट डे है, जिस दिन भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो फर्स्ट डे है। ठीक है, जिस दिन भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो फर्स्ट डे है। ओके, जिस दिन भी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो फर्स्ट डे है। ओके,
समझ में आ गई बात, राइट? तो अगर 21st डे गिन लेना 25-26 करके, जो भी 21st डे होगा, जो भी 21वां दिन ओव्यूलेशन का होगा, उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ओके, उससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद डॉक्टर आपको कहेंगे ये टाइम है जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। यानी इस टाइम अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, यौन संबंध बना, तो चांसेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी, चांसेस हो सकते हैं प्रेगनेंसी, ठीक है? कलुआ, कलुआ जी आपको बताया तो मैंने, कलुआ आपका नाम इतना अच्छा किसने रख दिया? चलो, कलुआ कितने एज तक होता है? सामने लिखा है बेटा बोर्ड पे। यस, हर मंथ होता है और कितने एज तक होता है, सब बात हम लोग कर चुके हैं, ठीक? चलो, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे यही तो, क्या बात कर रहे थे? देखो, बीच बीच में कुछ स्टूडेंट्स एकदम कंसंट्रेशन भंग कर देते हैं, जैसे कि कलुआ, नहीं? चलो, तो हमेशा 14 माइनस करना होता है, जो भी ये आया, जो भी ये एवरेज डे आया, इससे 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, ये पूरा एक टाइम होता है ओव्यूलेशन का, ओके? ये पूरा एक टाइम होता है किसका? ओव्यूलेशन का। और ओव्यूलेशन के टाइम में ही अगर क्या हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया, तो उसी टाइम क्या हो सकता है? फ्यूजन हो सकता है स्पर्म एंड ओवम का, एंड क्या होगा? प्रेगनेंसी हो सकती, प्रेगनेंसी हो सकती, ठीक है? चलिए, समझ में आ गई ये वाली बात? पेड़ क्या है मैम जी? पेड़ क्या है? पेड़ क्या है? क्या चीज पेड़ है? क्या चीज पेड़ है? क्लॉट्स का निकलना, सारी का, देखो बेटा उसके बहुत रीजंस होते हैं ना। अब आप लोग सीधे सोचते हो क्वेश्चन पूछ के कि मैम एक वन लाइन आंसर दे दे, तो किसी का भी वन लाइन आंसर नहीं होता है ना। वो यूट्रस की मसल्स होती हैं जो निकलती हैं। क्लॉट्स आने के भी बहुत रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपके यूट्रस में, ओवरी में कोई सिस्ट हो, उसमें भी बहुत सारे क्लॉट्स आते हैं, या यूट्रस में फाइब्रॉइड वगैरह हो, उसमें भी क्लॉट आते हैं, ओके? बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। किसी भी चीज का कोई एक वन लाइनर आंसर नहीं होता। इतना ईजी अगर होता, संध्या यादव, वाइट डिस्चार्ज कुछ हद तक नॉर्मल है, लेकिन अगर वो डिस्चार्ज अमाउंट में ज्यादा आ रहा है या फाउल स्मेलिंग है, तो आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है, ठीक है? उस केस में आपको एक गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। ऐसे थोड़ा सा वाइट डिस्चार्ज नॉर्मल है, वो वेजाइना का तरीका है खुद को हेल्दी, ठीक है? ओके, क्लियर हूँ? यस, हम्म, यस, प्रेगनेंसी होगी, प्रेग्नेंट। अरे पहले स्पेलिंग ठीक करो यार तुम लोग, पहले स्पेलिंग ठीक रखो, स्पेलिंग ठीक करो। संजीव मौर्य, क्या स्पेलिंग लिखते हो यार? ऐसी स्पेलिंग लिखोगे तो क्या होगा तुम्हारा? प्रेग्नेंट के बाद, प्रेगनेंसी के बाद पहले स्पेलिंग ठीक रखो। और मैं बेइज्जती नहीं कर रही, मैं आपको आपकी गलती बता रही हूँ, ये मत बोल देना कि मैम आप बेइज्जती करते हो। कुछ वर्ड का आपको स्पेलिंग जानना होगा, ठीक है? कुछ वर्ड्स का आपको स्पेलिंग जानना होगा। प्लीज थोड़ा सा अपने इंग्लिश पर वर्क करिए, है ना? बिकॉज हर समय आप ये नहीं कह सकते कि मैम हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हमको इंग्लिश नहीं आती, है ना? किसी भी एग्जाम के लिए, अब आप देख रहे हो एसएससी देने जाते हो, तो भी तो इंग्लिश मैंडेटरी है, तो भी तो इंग्लिश मैंडेटरी है ना? आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका टारगेट, नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, सॉरी की कोई बात नहीं है, इसमें सॉरी की बात ही नहीं। मैं आपको आपकी मिस्टेक्स बता रही हूँ और आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसकी बात कर रही हूँ। आप बताइए, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे तो क्या कर रहे होंगे, जिनका टारगेट है यूपीएससी का या एसडीएम, है ना, एसडीएम बनने का पीसीएस देकर। तो जब आपके इतने बड़े बड़े टारगेट्स हैं, तो आप खुद बताइए, जब आप, चलिए आपने मेहनत कर ली, आपकी नौकरी हो गई, आपको वो पद मिल गए, तो क्या अगर जब आप उस पद पर जाएंगे तो आपको सिर्फ हिंदी भाषी लोग मिलेंगे? क्या आपको सिर्फ हिंदी भाषी लोग मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपके पास बहुत तरीके के लोग आएंगे, आपके पास बहुत तरीकों, आपका बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होगा जो इंग्लिश में भी बात करेंगे, ओके? तो इसीलिए अपनी इंग्लिश को इस लेवल का जरूर बनाइए कि कभी भी आप पीछे ना रहें, है ना? अपना कॉन्फिडेंस लो ना फील करें, ठीक है? मैं ये नहीं करी कि बिल्कुल शशि थरूर टाइप फराटेदार इंग्लिश बोलो, लेकिन अब देखो कितने में सबके स्पेलिंग में मिस्टेक देख रही हूँ। सैनिटरी का स्पेलिंग गलत है, ट्विंकल का, राघवेंद्र यादव का पीरियड का स्पेलिंग गलत है ना? तो बेसिक वर्ड्स की स्पेलिंग तो आपको आनी चाहिए ना, राइट? बेसिक वर्ड्स की स्पेलिंग तो आपको आनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, मैं हमेशा से इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हूँ। जब मुझे पढ़ाना था आप लोगों को, जब मैंने पढ़ाने की शुरुआत की थी, तो उस समय मैंने ये हिंदी वर्ड सीखा। उस समय मैंने ये हिंदी वर्ड सीखा, और हिंदी वर्ड सीखने के बाद मुझे लगा कि जो हिंदी सीख सकता है ना, उसके लिए इंग्लिश बिल्कुल हलवा है। ठीक है, इंग्लिश बिल्कुल हलवा है, बहुत ज्यादा मुश्किल होते हैं हिंदी के वर्ड। ठीक है, इसीलिए प्लीज अपने इंग्लिश पर वर्क करिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम से कम अपनी बेसिक स्पेलिंग को ठीक रखिए, है ना। रोजमर्रा में बोलने वाली चीजें, रोजमर्रा में बोलने वाली चीजें उनको कम से कम ठीक करिए। है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम अंग्रेज हो गए क्या मैम, हिंदी 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 हमारी क्या राष्ट्रभाषा है और ये सारी चीजें। ठीक है, तो प्लीज ये सारी चीजें दिमाग से निकाल दीजिए। ओके, यस, मिस्टेक का स्पेलिंग ठीक करो प्रियंका, मिस्टेक का स्पेलिंग ठीक करो। नहीं, केडी लाइफ में मैं अब नहीं पढ़ाती हूँ रामचरण, अब मेरा यही चैनल है। ओके, अब मेरा यही चैनल है, मेरे से पढ़ना है तो यहीं पे आके पढ़ो। ठीक, चलिए आगे चले हम लोग। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि प्रेगनेंसी कब होती है। प्रेगनेंसी कब होती है, तो प्रेगनेंसी सिर्फ तभी हो सकती है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी यौन संबंध बनाया जाए। किस अवधि में, किस अवधि में, ओके, किस अवधि में, इस अवधि में, है ना, ओव्यूलेशन के डेज पे। जब भी एक स्पर्म रिलीज होता है बॉडी के अंदर, जब भी स्पर्म रिलीज होता है बॉडी के अंदर, तो क्या होता है कि वो स्पर्म कितने टाइम तक जिंदा रहता है, वो स्पर्म कितने टाइम तक जिंदा रहता है, ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, ये भी पीसीएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर 24 to 72 आवर्स जिंदा रहता है। ठीक है, 24 to 72 आवर्स जिंदा रहता है, यानी 1 to 3 डेज। ठीक है, मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स पहले हुआ, अंदर स्पर्म जिंदा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के 2 दिन के बाद स्पर्म रिलीज, ओवम रिलीज हुआ। ठीक है, फिर भी मान लीजिए अगर ओवम और स्पर्म मिल जाएंगे तो प्रेगनेंसी हो। ठीक है, नहीं शिवशंकर, वहां पे क्लास मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होती है, नहीं होगी वहां पे क्लास 9:45। ठीक है, फाइन, समझ में आ गई ये वाली बात। तो स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर 24 to 72 आवर्स जिंदा रहते हैं। ओके, रोशनी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अगर आप में आग है सीखने की, तो वो भाषा कभी बैरियर बन ही नहीं सकती। ठीक है, कभी भी बैरियर नहीं बन सकती। ठीक है, मैं आपको सही बता रही हूँ, बिल्कुल भी बैरियर नहीं बननी है। आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो, आपने ज्यादा मुश्किल वर्ड्स सीखे हैं। ठीक है, आपने ज्यादा मुश्किल वर्ड्स सीखे। आई नो नीतू चौहान, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है ना, ये स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, मुझे अच्छे तरीके से पता है। ये जो सिस्टम्स होते हैं ये स्कूल में बिल्कुल नहीं पढ़ाए जाते हैं ना। टीचर कहते हैं कि आप खुद से पढ़ लेना, या पढ़ाकर निकल जाते हैं। ऑल्दो उसका कोई रीज़न नहीं मुझे समझ आता। जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना, जब आप अपनी बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, जब आप हार्ट पढ़ सकते हैं, ब्लड पढ़ सकते हैं, बाकी सिस्टम्स पढ़ सकते हैं, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों नहीं पढ़ सकते, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों नहीं पढ़ सकते, दैट इज द मेन पॉइंट, राइट। और आई थिंक शर्म और लिहाज अपनी जगह होती है, और एक प्रैक्टिकलिटी अपनी जगह होती है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, हम सबको पता है कि किस दायरे में रह के बात की जाए, किस दायरे में रह के पढ़ाया जाए, है ना। ऑब्वियसली हम कुछ अभद्र बात तो कर नहीं रहे, राइट, हम कुछ अभद्र बात कर नहीं रहे। और ये बात मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है कि यहाँ पे कमेंट्स भी मैं 2 क्लास से देख रही हूँ कि गंदे कमेंट्स नहीं आ रहे, है ना, गंदे कमेंट्स नहीं आ रहे, वो बहुत अच्छी बात है। दिस शोज कि आप लोग, जो भी मेरे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सब पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए, है ना, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए हैं। बहुत जगह ऐसा था, पहले भी मैंने इस पे क्लास ली थी, उसमें बहुत अधिकतर कमेंट्स जो थे वो बहुत गंदे कमेंट्स आते थे, है ना। तो वो समझ में आ जाता था कि वो स्टूडेंट्स नहीं है, वो कोई ऐसे ही राह चलते लोग हैं, राइट, राह चलते लोग हैं जो बस ऐसे ही आ जाते थे यूट्यूब पे, या बस ऐसे ही आ जाते थे। वो लगता था कि सही में कभी कभी लगता है कि नेट फ्री देकर गुनाह कर दिया है ऐसे लोगों को, है ना। बट यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, मुझे कमेंट देख के ही समझ में आ रहा है कि आप सब सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो आप सीखने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, इधर उधर के लोग नहीं आए, है ना, इधर उधर के लोग नहीं। तो दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग। और प्लीज अपना जो ये सीखने की आप लोगों की लालसा है, इसको बना कर रखिए। बाकी मैं तो हूँ ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए, है ना, मैं तो हूँ ही आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार क्या क्या आते हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ
ये क्वेश्चंस आते हैं कि फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म कितने तक जिंदा रहते हैं, ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर स्पर्म कितने दिन तक जिंदा रहते हैं। फीमेल का एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, अगर एग्जाम में मार्क करना होगा तो 28 डेज मार्क करेंगे, इन जनरल 28 to 35 डेज होता है। आपको अगर अपना ओव्यूलेशन पीरियड कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 माइनस कर देंगे, ओके अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 माइनस कर देंगे, जो टाइम आएगा लगभग वो ओव्यूलेशन टाइम होता है। एक्चुअली बहुत जगह ओव्यूलेशन किट्स का भी प्रयोग किया जाता है, ओके ओव्यूलेशन किट जो होता है ना, ओव्यूलेशन किट जो है वो क्या किया जाता है, ओव्यूलेशन किट फीमेल्स की बॉडी में एक हार्मोन को मेजर करती है, कौन सा, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो फीमेल बॉडी में जब भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का टेस्ट किया जाता है और अगर उसमें 2 लाइंस आ गए मतलब वो फीमेल ओव्यूलेट करने वाली है, मतलब वो फीमेल क्या करने वाली है, ओव्यूलेट करने वाली। तो ओव्यूलेशन किट्स भी आप लोगों ने सुना होगा। ओव्यूलेशन किट कौन से हार्मोन को मेजर करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये भी एक MCQ है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए। ओव्यूलेशन किट किस हार्मोन को मेजर करता है, क्या लिखेंगे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नीट प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टिप है, नीट प्रिपरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ एक टिप है, NCERT, NCERT, ओके सिर्फ और सिर्फ एक टिप है, NCERT, NCERT को घोल के पी जाओ, 11th एंड 12th की बायो की NCERT को घोल के पी जाओ, क्योंकि नीट में 50% बायोलॉजी है, 50% बायोलॉजी है, ओके 50% बायोलॉजी है, तब बाकी 50% में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो आपको करना क्या है, घोल कर पी जाना है, घोल कर पी जाना है, ठीक है, ओके। जवाब आपका दे दिया है शिव शंकर कुमार पंडित। अब आप सुनते नहीं हो तो मैं क्या करूं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे बेटा वहां पे क्लास होती है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास होती है। प्रेगनेंसी 9 मंथ्स जब प्रेगनेंसी होती है तो उस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, लेकिन एक बार बेबी डिलीवर हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से रिज्यूम हो जाती है, फिर से रिज्यूम हो जाती है। नहीं पता किट के बारे तो बता तो दिया आपको रामचरण, बता तो दिया आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने शिव शंकर कुमार पंडित का जवाब दिया है, फिर लिख रहा है कि मेरा कुछ जवाब नहीं मिला। और कुछ डाउट्स हैं तो बताइए। हम्म हम्म यस 50% बायोलॉजी है नीट में रोशनी, 50% बायोलॉजी है, बायोलॉजी का बहुत वेटेज है, बायोलॉजी का असली वेटेज नीट में है। थैंक यू सो मच। 14 क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या बोल रहे हो, 14 क्वेश्चन कौन सा 14 क्वेश्चन। चलो आज हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ ली हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे, ठीक है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मेरी इस बुक में भी मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आप मेरी इस बुक में भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस बुक को अभी तक जिसने भी परचेज नहीं किया है फटाफट से परचेज कर लीजिए, और परचेज कर जैसे ही आप करेंगे तो विद इन 7 to 10 डेज में बुक आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है, बुक आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए कल क्लास नहीं होगी, कल रिपब्लिक डे है, नेशनल हॉलीडे है, और एक्चुअली मैं बताऊं तो कल क्लास नहीं हो रही है क्योंकि कल मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, ठीक है। सो कल एक दिन छुट्टी दे दो, ओके कल मैंने ऐप पे भी क्लासेस ऑफ की हैं, 2 रीजन है, एक तो रिपब्लिक डे नेशनल हॉलीडे है और दूसरी है बर्थडे है, तो भाई ऐसे सच तो कोई सेलिब्रेशन का प्लानिंग नहीं है, बट हाँ थोड़ा बहुत खाने पीने इधर उधर जा सकते हैं, ठीक। तो कल क्लास नहीं है, परसों की क्लास है, परसों मिलेंगे हम लोग। परसों बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ना है, चलो आप लोग ही बताओ परसों कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम्म परसों कौन सा टॉपिक पढ़ना है। हम्म कुछ कुछ एनिमल्स में भी होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको ईस्ट्रस साइकिल कहते हैं, डॉग्स में होता है, ठीक है। चलिए नीट के लिए क्लासेस एक्चुअली मैंने पोलिंग कराई थी अपने चैनल पे, पूछा था कि आप लोग किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसमें मेरे पास जो रिजल्ट आया उसमें अधिकतर लोग PCS और SSC की प्रिपरेशन कर रहे थे,
है ना। मेरे पास जो पोल आया था उसमें अधिकतर लोग पीसीएस और एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिस वजह से मैंने फिर इन एग्जाम्स पे थोड़ा सा अपना टाइम दिया। फूड जेनेसिस, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, एनिमल्स में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ईस्ट्रस साइकिल होता है, मंकीज में होता है, डॉग्स में होता है। ओके, आई, लिवर, प्रेगनेंसी के बाद होता है। कवि कुमार स्पेलिंग ठीक करो सबसे पहले प्रेगनेंसी की, इतनी लंबी चौड़ा चौड़ा भाषण देने के बाद फिर से तुम लोग गलत स्पेलिंग लिख रहे हो। ब्लड, ह्यूमन ब्रेन, ब्रेन। ओके चलो देखते हैं भाई, अभी तक हमें कोई ठोस जवाब नहीं मिला। ब्लड, ब्लड ग्रुप, ब्लड एंड ब्लड ग्रुप रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। चलो, एक्चुअली हमारा इस बुक से एक मिसलेनियस टॉपिक भी शायद छूट रहा था ना, हमारा इस बुक से एक मिसलेनियस टॉपिक भी छूट रहा था जहां तक मुझे याद है। वायरस, वायरॉइड, प्रायन भी छूट रहा था, आपको मुझे कैंसर के क्वेश्चंस भी कराने थे। ठीक है, कैंसर के क्वेश्चंस भी कराने थे, है ना। काफी सारी चीजें थी जो मुझे आपको करानी थी, राइट। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा टॉपिक रखेंगे, है ना, बट कुछ तो करेंगे और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, नेक्स्ट क्लास जो परसों होगी, वो सब रेडी रहना। अभी तक हमने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, सबके बेस्ड पे क्वेश्चन, सबके बेस्ड पे क्या होंगे, क्वेश्चंस होंगे। अभी तक हमने जितनी भी चीज पढ़ी है, क्वेश्चंस होगा और कोई नया टॉपिक भी। ठीक है, क्वेश्चंस भी होगा और नया टॉपिक भी होगा, क्योंकि अभी तक हम लोग एक सही कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाए। ठीक है, ब्रेन, ब्लड ग्रुप, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल अब कुछ दिन के बाद पढ़ाते हैं। ठीक है, एक जैसे कितने टॉपिक्स पढ़ोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा दूंगी, नेक्स्ट वीक होगा तो नेक्स्ट सैटरडे को पढ़ा दूंगी, ऐसा कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, एक बात मैं और बोलना चाह रही थी कि देखा होगा आप लोगों ने रेलवे स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट, पटना स्टेशन में कितने लार्ज स्केल में रेलवे स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया है ना। फाइनली गवर्नमेंट ने देख लिया, सब्र की भी अब एक्चुअली देखा जाए तो कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर चला गया है। बहुत पेशेंटली वेट किया सबने, बहुत पेशेंटली वेट किया, और इतना वेट करने के बाद सिला ये मिला कि एक नई नोटिफिकेशन आ गई कि ग्रुप डी के लिए भी भाई सीबीटी 2 होगा। नहीं, उसमें भी छात्रों का गुस्सा था, तो बहुत रीजन से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और पीसफुल प्रोटेस्ट था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, बट फिर भी उन पर लाठीचार्ज हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, है ना, बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, राइट। तो अब यही बात है, बात यही है कि आप कब तक सहेंगे, सहने की भी तो एक लिमिट होती है ना। जब वो लिमिट पार हो गई तो बच्चों ने ये स्टेप लिया, बच्चों ने ये स्टेप लिया, एंड आई डोंट थिंक कि इस स्टेप में कोई भी बुराई है। ऑल्दो अगर आप में से कोई है या कोई मेरा वीडियो, मेरी बात अगर किसी तक पहुंचेगी, तो प्लीज दो बातों का ख्याल रखिए। सबसे पहली चीज, कोविड बहुत भयानक तरीके से फैल रहा है, तो जितने भी कोविड से रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं, कोविड से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस हैं, प्लीज उसका ध्यान रखिए, प्लीज उसका ध्यान रखिए। ठीक है, मास्क जरूर पहन के रखें, और मास्क यहाँ तक नहीं, मास्क पूरा कवर करके रखें। सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारी चीजों का प्लीज आप पालन करें। ठीक है, प्लीज पालन करिए सारी चीजों का, A to Z सारी चीजों का प्लीज पालन करें। दूसरी बात, जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज प्लीज आप शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करें, है ना। किसी को नुकसान मत पहुंचाइए, ये नहीं कि पैसेंजर्स को मारपीट कर रहे हैं या उनको कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सब जो है बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हैं। मैं खुद बिहारी हूँ, मैं खुद पटना से हूँ, तो मैं कनेक्ट बहुत अच्छी तरीके से वहाँ के लोगों से कर सकती हूँ, है ना। मन में बिल्कुल भी कोई भी छल कपट नहीं होता, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड, बहुत ही परेशान हैं वो सारे लोग, उनके मन में कोई छल कपट नहीं है। तो कम से कम बस अपने दुख को प्रोटेस्ट करिए, उसको किसी और के तरफ गुस्से के फॉर्म में मत निकालिएगा, है ना, गुस्से के फॉर्म में मत निकालिएगा। तो जितने भी लोग हैं, है ना, पूरी की पूरी जो भी टीचर्स हैं, कि टीचर सबके साथ है ना, तो अपना अपना आप बहुत ध्यान रखिए। सबसे पहले सतर्क रहिए कोविड से, और आसपास हमेशा सोचिए कि ये नहीं कि ट्रैक पे लेट गए, है ना, हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में ट्रैक पर लेट गए, इस तरह की चीजें प्लीज ना करें। होश में रहें, जोश में होश ना गवाएं। आपका दर्द सब समझ रहे हैं, तो प्लीज जोश में होश नहीं गवाएं, बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए, बहुत ज्यादा अलर्ट रहिए, बस यही कहना। ओके, चलिए,
मेरा नंबर आप सबके पास है 7351572127, वो नंबर डिस्प्लेड भी है। किसी भी तरह से अगर मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ तो इस नंबर पर आप एक प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है? ओके, राइट। चलिए, तो हम लोग अब कब मिलेंगे? परसों की क्लास में मिलेंगे, ठीक है? और परसों हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। हाँ, यूपीएससी का हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे भरत, यूपीएससी साइंस एंड टेक के टॉपिक हम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे। नहीं, पटना से लाइव नहीं हूँ, मैं दिल्ली से लाइव हूँ। मैं 10th तक पटना में रही हूँ, ठीक है? मैं बिलोंग पटना से करती हूँ, उसके बाद इधर दिल्ली में ही हूँ, ठीक है? तो अभी फिलहाल मैं दिल्ली से लाइव हूँ, ठीक है? तो परसों मिलते हैं 7 बजे। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।